देखिए अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्या इसका बैकग्राउंड है। सबसे पहले अपन उसको एनालिसिस करते हैं कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, कैसे बना। अपन सबसे पहले उसका एनालिसिस वो देखते हैं, उसका थोड़ा बैकग्राउंड किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देखो 2001 के पहले क्या होता था, बिफोर 2001 के पहले क्या होता था कि आपकी जो कंपनी है उस कंपनी की जो बैलेंस शीट होती थी उसमें कैश एंड बैंक का, जो आपका कैश एंड बैंक होता है, कैश एंड बैंक, उसका एक तो ओपनिंग बैलेंस गिवन होता था और एक क्या गिवन होता था, क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता था। तो 2001 के पहले जब भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती थी तो कंपनी की बैलेंस शीट में जो कैश और बैंक बैलेंस है, इस कैश और बैंक बैलेंस का केवल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता था, गिवन होता था। तो जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो केवल इस कंपनी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को देखते थे और उसको देख के फिर अब क्या करते थे, एनालिसिस करते थे कि इस कंपनी की कैश और बैंक की क्या पोजीशन है। लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है कि ये ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस के कहां से, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के पास कहां से पैसा आया, कहां से पैसा गया, इसकी उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती थी, इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं लगता था। तो कई बार क्या होता था, इससे कुछ गलतफहमी हो जाती थी और इन्वेस्टर्स केवल इन दो फिगर्स को देख के क्या करते थे, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते थे। और जबकि पता लगता था कि ये जो कैश बैलेंस है, ये इसके पीछे क्या हुआ, ये कैश बैलेंस कैसे इंक्रीज या कैसे डिक्रीज हुआ, वो उनको पता ही नहीं लगता था। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज को एक कंपनी है, उसका ओपनिंग कैश बैलेंस था 10 लाख और उसका जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो 95 लाख हो गया। तो स्टार्टिंग में तो 10 लाख था बैलेंस और अब एंड ऑफ द ईयर में 95 लाख हो गया। तो इन दो फिगर्स को देख के क्या लग रहा है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर बहुत अच्छा काम करा कि स्टार्टिंग में तो कैश बैलेंस केवल 10 लाख था और अब एंड ऑफ द ईयर में 95 लाख हो गया। मतलब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 85 लाख रुपीस का कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो लेकिन अगर ये कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है वो, और उसके पीछे रीजन क्या है इंक्रीज होने का, कि हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, जो मेन हमारा बिजनेस है, उससे रिलेटेड हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके कारण अगर ये कैश इंक्रीज हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे तो अच्छी बात है, उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, कंपनी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन सेम टाइम ये 10 लाख से 95 लाख कैसे हो गया, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने क्या करा, अपने फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर बैंक से कोई लोन ले लिया, या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने शेयर्स इश्यू कर दिए। तो कंपनी अपने फिक्स एसेट सेल कर रही है, तो फिक्स एसेट सेल हो रहे हैं कंपनी के। कंपनी ने लोन ले लिया, तो ये सब अच्छी चीज थोड़ी है। तो अगर ये 10 लाख से 95 लाख इस कारण से हुआ है, ये कैश जो इंक्रीज हुआ है, क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट सेल कर दिए, ड्यूरिंग द ईयर बैंक से लोन ले लिया, ठीक है ना। तो इन सब कारणों से ये कैश बैलेंस बढ़ गया। तो ये तो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। और केवल इन दो फिगर्स को देखे अगर ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है तो मतलब उसने गलत कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो इसलिए क्या किया, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, इसको 2001 में क्या किया गया, रिवाइज किया गया। क्या किया, इसको 2001 में इसको क्या करा, रिवाइज करा। इसको 2001 में रिवाइज किया। 2001 से पहले इसके अंदर होता था फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो 2001 में इसको रिवाइज किया और इसके अंदर वो लेके आए क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर वो लेके आए क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये होता है कि ये जो हर कंपनी को ये बताना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर कि आपका ये जो ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस हुआ है,
तो ड्यूरिंग द ईयर कहां से आपके कैश का इनफ्लो हुआ और कहां आपके कैश का आउटफ्लो हुआ, उसका पूरा एनालिसिस करके देना पड़ता है किसमें, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में हर कंपनी को, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2001 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 को रिवाइज किया गया और उसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कंपनियों को बोला गया 2001 के बाद कंपनी को बोला गया कि अब जो भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन आपको उसके बाद एक और चीज अब बतानी पड़ेगी, वो क्या है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यानी 1 अप्रैल 2001 के बाद हर कंपनी के लिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया। आज आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लेना, आपको सबसे पहले उसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिखेगा, फिर बैलेंस शीट दिखेगी और बैलेंस शीट के बाद आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखेगा। तो ये कैश फ्लो आज की तारीख में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। यानी कंपनी जब अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाएगी तो उसमें उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तो दिखानी ही है, उसके साथ उसको कंपनी को अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट भी शो करना है। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है कंपनी को, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है कंपनी को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। तो एक कंपनी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली होता क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर साल भर में कंपनी के पास कहां से कैश का इनफ्लो हुआ और कहां कैश का आउटफ्लो हुआ, उसका एनालिसिस किया जाता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर। और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, इट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। तो उस AS3 के अकॉर्डिंग हर कंपनी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, राइट। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, ये जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, इसने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया। बिजनेस की सारी कैटेगरी को क्या करा, 3 एक्टिविटीज में क्या करा, क्लासिफाई कर दिया। अपन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो आपकी कौन सी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड हम जो एक्टिविटीज करते हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हमारी मेडिकल की शॉप है, तो वहां पे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी, मेडिसिन को परचेज करना और मेडिसिन को सेल करना। तो मेडिसिन को परचेज और मेडिसिन को सेल करने में हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हमारी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। हमारी स्टेशनरी की शॉप है, हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो वहां पे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी, जो स्टेशनरी के गुड्स को परचेज करना और स्टेशनरी के गुड्स को क्या करना, सेल करना। और स्टेशनरी की गुड्स को परचेज और सेल करते समय हमने जो भी एक्टिविटीज करी हैं वो सब हमारी क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है कि जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज अपन करते हैं, उससे रिलेटेड जो मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज अपन जो करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। किसी की फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर के मैन्युफैक्चरिंग की शॉप है, तो उस कंडीशन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी, फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करवाना और फर्नीचर को सेल करना। तो फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग में अपन ने जो काम करा और फर्नीचर को सेल करने में अपन ने जो एक्टिविटीज करी वो सब किस में आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी। क्लियर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है।
सेकंड जो एक्टिविटी होती है वो होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो सेकंड एक्टिविटी है एज पर AS3, जो सेकंड एक्टिविटी है बिजनेस की वो कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 6 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्या होती है? इंक्लूड होती है किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। कौन सी 6 टाइप की एक्टिविटीज हैं? सबसे पहली है आपकी कौन सी? परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। अपने फिक्स असेट्स को परचेज करने में, ये जो फिक्स असेट आप परचेज कर रहे हो, तो फिक्स असेट परचेज करने की जो एक्टिविटी है इसको अपन क्या बोलेंगे? इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से सेल ऑफ फिक्स असेट। आपने अपने फिक्स असेट्स को सेल करा, तो अपने फिक्स असेट्स को सेल करने में आप जो एक्टिविटी करते हो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती है। इसी तरीके से परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करा, आपके बिजनेस में कोई सरप्लस पैसा था, कोई सरप्लस फंड थे, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट करा, तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने परचेज करे हैं, जैसे आपने अपने सरप्लस फंड की FD करा दी, तो ये भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो ये भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। या फिर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर या बॉन्ड्स खरीद लिए, तो ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ये हमारी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। इसी तरीके से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया था इसको आपने सेल कर दिया। आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे थे, आपने सेल कर दिए। आपने फिक्स डिपॉजिट कराई थी, उसको आपने मैच्योर करा लिया। तो आप अपने फिक्स असेट्स को जो सेल करते हैं, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं, इससे जो आपको इनकम होती है, डेट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने अगर FD कराई है, जो सरप्लस फंड था उस पर आपने FD करा दी, तो FD पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो दिस इंटरेस्ट इज अ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो उस पर आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड इज अ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उससे आपको जो भी इनकम हो रही है वो सब आपकी किस में आएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी। और 6th होता है कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड असेट एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, अपने फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट, आपके फिक्स असेट्स होते हैं और आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। और उस कैपिटल प्रॉफिट पे हम जो टैक्स पे करते हैं वो आपका कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। तो अपने फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से आपको जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट पे आप जो टैक्स पे कर रहे हो, दैट टैक्स इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। दैट टैक्स इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। और ये जो कैपिटल गेन टैक्स आपने पे करा है, इट इज ऑल्सो अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसके अंदर ये 6 एक्टिविटीज क्या होती हैं? इंक्लूड होती हैं। सर ये एक बार लास्ट वाली बता दो वापस। लास्ट इज कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन। कैपिटल गेन टैक्स मतलब मैंने आपको बताया कि आपके जो फिक्स असेट्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट हैं, तो फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से, फिक्स असेट जो ये आपके फिक्स असेट्स हैं और ये जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं, इनको सेल करने से आपको जो प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पे हम जो टैक्स पे करते हैं वो हमारा कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। तो ये जो कैपिटल गेन टैक्स आपने पे करा है, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट।
थर्ड एक्टिविटी इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? एनी एक्टिविटी दैट कैन चेंज, एनी एक्टिविटी दैट कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। एनी एक्टिविटी दैट कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से कंपनी का क्या चेंज हो जाए? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो वो आपकी कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगी। अब एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 5 चीजों से मिलकर बनता है। एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 5 चीजों से मिलकर बनता है। कौन सी हैं ये 5 चीजें? एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 5 चीजों से बनता है, से मिलकर बनता है। कौन कौन सी हैं ये 5 चीजें? एक है आपके इक्विटी शेयर्स, एक है आपके प्रेफरेंस शेयर, एक है आपका डिबेंचर, एक है आपका लॉन्ग टर्म लोन, और एक है आपके रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। तो इन 5 चीजों से बनकर ये, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर, थर्ड इज डिबेंचर, फोर्थ इज लॉन्ग टर्म लोन या बोरोइंग्स, एंड फिफ्थ इज रिजर्व एंड सरप्लस। तो इन 5 चीजों को मिलाकर कंपनी का क्या कहलाता है? कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। एंड एनी एक्टिविटी दैट कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, दैट कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो आपकी कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने इक्विटी शेयर्स को इश्यू करा, तो इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो इससे इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, और इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी तो इससे आपका कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है मतलब ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसी होता है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। बाय बैक, व्हाट इज मीन बाय बाय बैक ऑफ शेयर्स? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी अपने खुद के शेयर ही मार्केट से परचेज करना स्टार्ट कर देती है, जब एक कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट से परचेज करना स्टार्ट कर देती है तो उसको अपन बोलते हैं बाय बैक। उसको अपन क्या बोलते हैं? बाय बैक। तो जब एक कंपनी अपनी इक्विटी शेयर बाय बैक करेगी तो इससे कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगी तो इससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर पे, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, और कैपिटल स्ट्रक्चर पे उसका इफेक्ट पड़ेगा तो उससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और एक ऐसी एक्टिविटी जिससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए वो आपकी कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इट मींस बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बाय बैक का मतलब समझ में आ गया? जब एक कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर्स मार्केट से परचेज करना स्टार्ट कर देती है तो वो आपका क्या कहलाता है? बाय बैक कहलाता है, राइट। नेक्स्ट इज एक कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे। एक कंपनी ने अपने क्या करे? प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे। तो जब एक कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है तो प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करने से कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के इंक्रीज होने से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज हो, इससे कंपनी का क्या चेंज होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और एंड एनी एक्टिविटी दैट कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इट मींस इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेकंड इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सॉरी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज मीन बाय रिडम्पशन? रिडम्पशन का मतलब होता है
रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। तो जब अपन अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस रिटर्न करते हैं, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस रिटर्न किया जाता है तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जब एक कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी तो इससे कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होगी तो इससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा। एंड एनी एक्टिविटी दैट कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इट मींस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से आपने अपने डिबेंचर्स को इश्यू करा, तो डिबेंचर इश्यू करेंगे तो इससे आपके डिबेंचर्स इंक्रीज होंगे। डिबेंचर इंक्रीज हो रहे हैं मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, और कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इट मींस इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस कि हमने अपने डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस रिफंड कर दिया। सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस रीपेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। तो इससे आपके डिबेंचर्स कम हो जाएंगे। डिबेंचर्स कम हो गए मतलब आपका कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एंड एनी एक्टिविटी दैट कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म लोन, आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिए, लॉन्ग टर्म लोन टेकन मतलब आपने लोन लिया बैंक से, तो लोन लेंगे तो इससे क्या होगा? आपका लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज होगा। लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज होगा तो इससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा। एंड एनी एक्टिविटी दैट कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इट मींस लोन टेकन इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म लोन पेड, आपने अपने लोन को पे कर दिया, रीपेमेंट कर दिया लोन का, तो लोन का रीपेमेंट करेंगे तो लोन्स कम हो जाएंगे। लोन कम हो गए तो इससे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, और कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है, चेंज हो रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इट मींस लोन पेड, लॉन्ग टर्म लोन पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से कंपनी ने अपने रिजर्व एंड सरप्लस में से अपने शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड पे करा। कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से अपने शेयरहोल्डर्स को क्या पे करा? डिविडेंड पे करा। क्या पे करा? डिविडेंड पे करा। कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करा। तो डिविडेंड पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इससे कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इससे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड एनी एक्टिविटी दैट कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और कंपनी जो डिविडेंड पे करती है, इस पे कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती है, तो ये भी हमारी कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, राइट। तो एनी एक्टिविटी दैट कैन चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जब हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट हम अपने बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उनको इन 3 कैटेगरी में पहले क्लासिफाइड कर देते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फिर अपन फाइंड आउट करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने से बिजनेस में कितने कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को करने से बिजनेस में कितने कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, और ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से बिजनेस में कितने कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। और फिर ये सब कैलकुलेट करके अपन इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, और वो जो स्टेटमेंट बनके तैयार होता है उसको बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसको बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आई बात? देखिए, सबसे पहले एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं। क्या होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी?
All principal revenue generating activity of a business enterprises are operating activity. जो मेन हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी होंगी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी, any activity that can change the capital structure is a financing activity. It includes issue of shares and debenture, redemption of preference share and debenture, buyback of equity shares, interest on debenture and long term loan, dividend on equity share and preference share and loan taken and repaid. ये सब हमारी क्या होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी. अब इसमें एक और टर्म दे रखी है, अभी आगे काम आएगी, एक बार पढ़ लेते हैं. That is cash and cash equivalent. What is cash and cash equivalent? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड होता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. ये तो आपका कैश हो गया. एंड व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? इट इज डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी. इसको अपन अपना करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. इसको अपन क्या बोलते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट. तो अगर देखा जाए तो क्या हो गया? कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज. तो ये आपका क्या कहलाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. क्या कहलाएगा आपका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. राइट. देखो, टेक आउट बुक, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 1. Take out illustration number 1, page number 6.9. Page number 6.9. क्या कह रहे हैं? Classify the following into operating, investing, financing and cash equivalent for while preparing the cash flow statement. आपको बताना है कि ये जो एक्टिविटीज आपको दे रखी हैं ये हमारी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है. जैसे कैश सेल करी तो सेल इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सेल इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर. तो डेटर से कैश रिसीव हुआ तो इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड एसेट. तो अपन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बिल्डिंग हमारी क्या होती है? फिक्स्ड एसेट होती है. तो अपन ने फिक्स्ड एसेट परचेज करा तो जो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है वो हमारी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी. राइट. सेल ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हैं तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये हमारी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी. राइट. इसी तरीके से है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल इश्यू करी तो इससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा. इट मींस इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल और डिवेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो इससे कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी. इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई मतलब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया. तो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पे करेंगे तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएंगे तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन ए बाय फाइनेंस कंपनी. अब फाइनेंस कंपनी है उसका तो मेन काम ही यही है कि लोन लेना और देना. तो फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड क्या है? उसके लिए मेन एक्टिविटी है, मेन बिजनेस एक्टिविटी है. तो एक फाइनेंस कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट पेड है डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन पे वो उसकी कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी. और जबकि एक नॉन फाइनेंस कंपनी मतलब जिसका कोई फाइनेंस का काम नहीं है, अदर देन फाइनेंस का कोई काम है, तो उसके लिए इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी. कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी. कैश परचेज, सो परचेज गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज ऑफ गुड्स इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश पेड टू ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, तो अपन क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर,
अपन ने अपने डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर दिया, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, अपन ने अपने लॉन्ग टर्म लोन को पे कर दिया, तो लोन पे कर रहे हैं तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं तो ये मेन हमारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, तो ये क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑफिस एक्सपेंसेस किस में आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारे किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ गुडविल, अपन ने गुडविल परचेज करी, तो गुडविल अपन ने परचेज करी है, तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट इज क्लासिफाइड अंडर अ फिक्स्ड एसेट। यानी एक तरीके से परचेज ऑफ गुडविल, अपन गुडविल खरीद रहे हैं मतलब अपन फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहे हैं, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और वी कैन से परचेज ऑफ गुडविल इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ पेटेंट, तो पेटेंट्स हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, और अभी मैंने बताया कि इंटेंजिबल एसेट इज क्लासिफाइड अंडर द फिक्स्ड एसेट, यानी आपने अपने फिक्स्ड एसेट को सेल करा, एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो सेल ऑफ पेटेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज करें, तो इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी, तो फाइनेंस कंपनी का तो काम ही होता है इन्वेस्टमेंट लेना बेचना, इन्वेस्टमेंट को परचेज करना सेल करना, तो उसके लिए तो ये कौन सी होगी, ऑपरेटिंग। और एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, तो एक फाइनेंस कंपनी के लिए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, जबकि एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंस कंपनी, तो फाइनेंस कंपनी अगर डिविडेंड रिसीव कर रही है तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, और एक फाइनेंस कंपनी अगर नॉन फाइनेंस कंपनी अगर डिविडेंड रिसीव कर रही है तो उसके लिए वो क्या हो गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके लिए वो क्या हो गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो वो उसकी कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। रेंट पेड, अपन ने रेंट पे करा, तो रेंट पेड इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रेंट पेड इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर अपन ने रेंट रिसीव करा, कब, इफ कंपनी मेन बिजनेस इज प्रॉपर्टी बिजनेस, किसी का प्रॉपर्टी बिजनेस है वहां पे वो रेंट रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए तो ये मेन बिजनेस एक्टिविटी हो गई, तो मेन बिजनेस एक्टिविटी है मतलब उसके लिए कौन सी हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। एंड अदर देन बिजनेस, अदर देन प्रॉपर्टी बिजनेस, तो रेंट आप रिसीव कर रहे हो तो यानी क्या हो गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, तो रेंट रिसीव आपकी क्या हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। फिर है इनकम टैक्स पेड, तो टैक्स अपन बिजनेस में पे करते हैं, इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स का फंड रिफंड आ गया तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। बैंक बैलेंस, ये किस में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तीन चीजें बताई थी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट। तो बैंक बैलेंस किस में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इनटू बैंक, इन बैंक, तो ये भी किस में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो ये भी किस में आएगा आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, राइट। नेक्स्ट देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग इन केस, अगर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है तो क्या होगा और नॉन फाइनेंस है तो क्या होगा। जैसे परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट, तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए तो ऑपरेटिंग हो गई और नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटी, तो फाइनेंशियल के लिए तो ये ऑपरेटिंग हो गई और नॉन फाइनेंस के लिए कौन सी होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये अपन अपने सिक्योरिटीज मतलब डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन को पे करते समय पे कर रहे हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी, सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं तो फाइनेंस कंपनी के लिए तो क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग, और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या होगी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी।
लोन एंड एडवांसेस मेड, अपन ने लोन दिया किसी को, तो फाइनेंस कंपनी के लिए तो ये ऑपरेटिंग हो गई, और नॉन फाइनेंस के लिए क्या होगी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। कि अपन किसी को लोन दे रहे हैं मतलब काइंड ऑफ एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बदले में सामने वाला हमें इंटरेस्ट देगा। रिसिप्ट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस, अपन ने जो लोन एंड एडवांस दिए थे वो हमें वापस मिल गया, तो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के लिए तो ये ऑपरेटिंग हो गई, और नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या होगी, इन्वेस्टिंग, कि अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया था लोन देकर वो हमें वापस मिल गया, तो ये क्या हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी, तो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के लिए तो ऑपरेटिंग है, और नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या होगी, ये नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या हो गया, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी के लिए नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव ऑन सिक्योरिटी, तो फाइनेंशियल के लिए तो ऑपरेटिंग हो गई, और नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल के लिए हो गया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टिंग हो गई। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, और नॉन फाइनेंशियल के लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बोरोइंग्स पे मतलब लोन पे, तो लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेगी एक नॉन फाइनेंस कंपनी, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग कंपनी। ये जो पॉइंट नंबर 9 है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, जो अपन डिविडेंड पे करते हैं शेयरहोल्डर्स को, ये सबके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। एक फाइनेंस कंपनी के लिए भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए भी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आप समझो, शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड पे करने हैं, तो हम डिविडेंड कब पे करते हैं, जब हम शेयर्स इश्यू करते हैं। तो फाइनेंस कंपनी के लिए सोचो जरा एक बार, फाइनेंस कंपनी के लिए, तो यानी फाइनेंस कंपनी ने अपने शेयर इश्यू करे काय के लिए, कैपिटल को अरेंज करने के लिए, तो उस पर वो जो डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो वो कौन सी होगी, वो कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। तो जो डिविडेंड पे किया जाता है शेयरहोल्डर को, तो चाहे वो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस हो और चाहे नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस हो, सबके लिए डिविडेंड पेड टू शेयरहोल्डर कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हम गलती करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी इज अ, और हम लिख के आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जबकि ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। कोई भी कंपनी डिविडेंड पे करे, चाहे फाइनेंस और चाहे नॉन फाइनेंस, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट टिक कर लेना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Illustration number 3. Identify the following as belong operating, investing, financing and cash equivalent. Purchase of goods is a operating activity. Purchase of shares खरीद रहे हैं अपन किसी दूसरी कंपनी के, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। अब यहाँ पे बता नहीं रखा इन्वेस्टिंग कंपनी मतलब फाइनेंस कंपनी है, नॉन फाइनेंस कंपनी है, तो साइलेंस के केस में एक नॉर्मल बिजनेस को ट्रीट करो, एक नॉर्मल बिजनेस है मतलब नॉन फाइनेंस। पेटेंट्स परचेज करें, तो पेटेंट इज अ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट किस में आते हैं, फिक्स एसेट में, तो यानी एक तरीके से परचेज ऑफ पेटेंट परचेज इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव अगेंस्ट द सर्विसेज रेंडर्ड, अपन ने किसी को सर्विसेज दी, उसके अगेंस्ट में कैश रिसीव हो रहा है, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। कैश पेड अगेंस्ट द सर्विस टेकन, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट अपन ने सेल करा, तो इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो फिक्स एसेट्स को सेल करने पर हमको जो प्रॉफिट हुआ हमने उस पर टैक्स पे करा है, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। और अगर नॉर्मल होता टैक्स पेड, तो फिर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती। लेकिन फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर जो टैक्स हम पे करेंगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पेमेंट, जो अपन पेमेंट करते हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं अपन पेमेंट फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो डिविडेंड पे जो टैक्स हम पे करते हैं
मतलब डिविडेंड पे करते समय अपन जो टैक्स पे करते हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, याद ही नहीं रहता है ये हमें, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि डिविडेंड टैक्स पेड या डिविडेंड पे हम जो टैक्स पे करते हैं वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, तो जो करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो करंट इन्वेस्टमेंट इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी किसके अंदर आती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है ये हमारी किसके अंदर इंक्लूड होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होती है। हम बैंक ओवरड्राफ्ट को भी एक तरीके का लोन ट्रीट करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को भी अपन क्या ट्रीट करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ लोन। तो ये लोन टेकन और रीपे कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, इसको याद रखना है आपको कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। हम इसको गलती से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखे आते हैं, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे गलती होगी, तो इसको याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। Interest paid on bank overdraft and cash credit, it is also a financing activity, right? Illustration number 4. State which of the following will result in cash inflow and outflow of cash and cash equivalent. कह रहे इससे बताओ, इनसे कैश का इनफ्लो होगा या कैश का आउटफ्लो होगा। परचेज करी इन्वेंट्री फॉर कैश, तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कुछ नहीं होगा, गुड्स क्रेडिट में खरीदे तो ना तो इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। सेल ऑफ गुड्स सेल करे तो कैश का इनफ्लो होगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कुछ नहीं होगा, ना इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट बाय इश्यू ऑफ शेयर, अपन ने फिक्स एसेट खरीदा उसके बदले में शेयर इश्यू कर दिए तो इससे भी क्या होगा, ना इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट सेल करने पैसा मिलेगा, कैश का इनफ्लो होगा। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश का इनफ्लो होगा। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, कैश पे कर रहे हैं, आउटफ्लो होगा। शेयर्स इशू फॉर कैश, अपन ने शेयर इशू करे कैश में तो इससे बिजनेस में कैश आता है तो कैश का इनफ्लो होगा। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, कंपनी ने अपने खुद के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, कंपनी ने अपने प्रेजेंट इक्विटी शेयरहोल्डर को फ्री में कोई शेयर्स दे दिए तो इससे ना तो कैश का इनफ्लो होगा और ना आउटफ्लो होगा। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अगेंस्ट प्रोविजन, अपन ने अपने बैड डेब्ट्स का लॉस प्रोविजन से राइट ऑफ कर दिया तो इससे भी ना कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। डिविडेंड प्रपोज बाय द डायरेक्टर ने अभी डिविडेंड केवल प्रपोज किया है, पे नहीं करा, तो डिविडेंड केवल प्रपोज हुआ है तो इससे भी ना तो कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड अभी डिक्लेयर करा है, पे नहीं करा, केवल डिक्लेयर करा है, बोला है कि हम इतना देंगे तो इससे भी ना तो कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो इससे भी ना तो कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट। ये एक ही बात होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट। तो अपन ने बैंक में पैसा जमा करा दिया तो इधर से तो कैश कम हो गया, उधर बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ, ना तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, तो यहां से बैंक बैलेंस कम होगा और कैश बढ़ जाएगा तो इससे भी मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो इससे तो एक तो या तो मेरा बैंक और कैश बैलेंस कम हो जाएगा और यहां से मेरी मार्केटेबल सिक्योरिटी बढ़ जाएगी तो इससे भी ना तो कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। एंड सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करा पार पे,
तो इन्वेस्टमेंट सेल करी तो मेरा करंट इन्वेस्टमेंट तो कम हुआ, लेकिन इससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो इससे भी मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्वेश्चन नंबर 5, यस। सर 14th वाले में तो आउटफ्लो लिखा हुआ है आंसर में। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ये ना, यस सर। ये डिक्लेयर करा है, ये गलत है, डिक्लेयर करा है। अगर इसकी जगह होता ना इंटरिम डिविडेंड पेड, तो उसको मानते हैं ये कैश का आउटफ्लो हो रहा है। यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन करा है, पे नहीं करा इसको। ये अभी अपन ने क्या करा है, केवल डिक्लेयर करा है, पे वर्ड नहीं हुआ। और ऊपर आपसे ये पूछ रहा है कि इनसे बताओ कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा या कुछ नहीं होगा। तो डिक्लेयर करा है, तो डिक्लेयर करने से ना तो कैश का इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। ये अभी आपसे ये पूछा कि अभी क्या हुआ, तो अभी डिक्लेयर करने से ना इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा, तो इससे कुछ। सर सेकंड लास्ट वाला समझ नहीं आया मुझे, लास्ट और सेकंड लास्ट। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, जब भी अपन बात करेंगे ना कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो की, तो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो का मतलब होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस पूरे चैप्टर में ये बात ध्यान रखना। मैं बोलूंगा कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो मेरा मतलब होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे अपन ने सेकंड लास्ट था, परचेज करी मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज करी, तो सपोज करो कैश में परचेज करी, तो यहां से तो मेरा कैश कम हो गया और वहां पे मेरी मार्केटेबल सिक्योरिटी बढ़ गई, तो इससे क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए नो इफेक्ट हो गया। ऐसे ही लास्ट क्या कह रहा था, सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट फॉर कैश, सेल करे करंट इन्वेस्टमेंट कैश में एट पार, तो करंट इन्वेस्टमेंट अपन ने सेल करे, तो इससे क्या होगा, एक तो मेरा करंट इन्वेस्टमेंट कम होगा और सेल करने से मेरे को पैसा मिलेगा, तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। तो क्या फर्क पड़ा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, मार्केटेबल सिक्योरिटी कम होगी और कैश बैलेंस बढ़ गया। तो इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं बोलता हूं कि कैश का इनफ्लो हो गया या कैश का आउटफ्लो हो गया, तो मेरा मतलब होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। किससे मतलब होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है। इलस्ट्रेशन 5, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। इश्यू करे डिवेंचर, पैसा आएगा, कैश का इनफ्लो होगा। इश्यू करे डिवेंचर टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, तो अपन ने मशीनरी परचेज करी और डिवेंचर इश्यू कर दिए, तो इससे ना तो कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, कंपनी ने अपने खुद के डिवेंचर खरीद लिए, तो इससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इससे भी कैश का आउटफ्लो होगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर, अपन ने अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो इससे भी ना तो कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, अपन अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कैश का आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ पेटेंट, कैश का आउटफ्लो होगा। डेप्रिसिएशन लगाया फर्नीचर पे, तो इससे ना तो कैश का इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, डेप्रिसिएशन लगाने से कुछ नहीं होता। ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ, कोई फर्नीचर था उसको आपने राइट ऑफ कर दिया, इससे भी ना तो कोई कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, अपन ने अपने आउटस्टैंडिंग रेंट का पेमेंट कर दिया, कैश का आउटफ्लो होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट, अपन ने अपने एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में से चार्ज करा, तो इससे भी ना तो कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अपन ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करा है, तो डिक्लेयर करा है, पे नहीं करा है, तो इससे भी ना तो कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अपन डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो डिविडेंड पे करेंगे तो इससे कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। राइट सर इसके